डीएलएड सेकेंड ईयर के प्रशिक्षु एवं देश के भावी शिक्षक, आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो के अंतर्गत हम वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित लघु प्रश्नों की बात करेंगे, क्योंकि इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बात कर चुके हैं। उसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। चूँकि यह जो सब्जेक्ट है यह आपका काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें आप देखेंगे शिक्षा क्या है, प्राचीन काल में शिक्षा क्या था, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के विचार, फिर आधुनिक शिक्षा का कैसे प्रारंभ हुआ, उसमें किन किन लोगों ने क्या क्या अपने मत दिए, फिर क्या समितियां थीं, आज के वर्तमान समय में क्या शिक्षा के अंतर्गत परिवर्तन चल रहा है। तो इस तरह से काफ़ी लेंदी पेपर है ये, और इसमें ये थोड़ा सा डिसाइड कर पाना कि क्या छोड़ा जाए, क्या पढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी हमने कुछ इसमें पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि समय भी कम है, और उन पॉइंट्स को हम अगर एक्सप्लेन कर लेते हैं तो उससे संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो आप कर ले जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम इसमें है नहीं रिटन में, लेकिन हम थोड़ा सा बता देते हैं कि एजुकेशन क्या है। देखिए, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एजुकेटम, एजुसियर और एजुकेयर शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू ट्रेन या टू लीड आउट, यानी कि आगे की ओर बढ़ाना, बाहर निकालना या विकसित करना। इसी तरह से संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से भी संस्कृत भाषा शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है। यदि शिक्षा शब्द का संकुचित अर्थ पूछता है तो शिक्षा शब्द के संकुचित अर्थ के अंतर्गत स्कूली शिक्षा को कहते हैं, जिसके अंतर्गत पूर्व नियोजित तरीके से एक निश्चित ज्ञान को निश्चित विधि द्वारा एक नियंत्रित वातावरण में बालक के सामने प्रस्तुत किया जाता है। यदि शिक्षा के व्यापक अर्थ के बारे में पूछता है तो आप उसमें देंगे कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे व्यक्ति जन्म से लेकर के, जिसका प्रभाव व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक पड़ता है, और उसमें जो भी वह जीवन पर्यंत जो अनुभव सीखा रहता है वह अनुभव उसे काम में उसके आता है। ठीक है। इसी तरह से यदि शिक्षा के उद्देश्य की बात की जाती है तो शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत होगा चरित्र निर्माण करना, शारीरिक विकास करना, ज्ञान संबंधी विकास करना, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य, सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, नागरिकता विकास का उद्देश्य, आत्मानुभूति का उद्देश्य और अवकाश के समय के उपयोग का उद्देश्य इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। औपचारिक शिक्षा की यदि बात की जाती है तो औपचारिक शिक्षा जो है क्या है, वे संस्थाएं यानी स्कूली वातावरण, जो अभी हम संकुचित की बात किए हैं वही आएगा औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत भी। और अनौपचारिक शिक्षा की बात की जाती है तो अनौपचारिक शिक्षा जो है व्यक्ति वह कहीं भी किसी भी स्थान पर वह उसे ग्रहण कर सकता है। इसमें किसी संस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि परिवार, समाज जो है इसके प्रमुख संस्थाएं होती हैं। ठीक है। दूरस्थ शिक्षा की बात की जाती है तो दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य ऐसे अप्रचलित एवं अपरंपरागत उपागम से है जो परंपरागत यानी औपचारिक शिक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, और शिक्षण संस्थाओं से दूर निवास करने वाले जो छात्र हैं या जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु दूरस्थ शिक्षा का जो प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षा और पत्राचार की बात की जाती है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं वैदिक कालीन, क्योंकि आप देखेंगे वैदिक कालीन शिक्षा से ही बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं, तो थोड़ा सा हम वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर गुरुकुल प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बौद्ध शिक्षा और इन दोनों के बीच अंतर भी कर लेते हैं। तो देखते हैं वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत और विशेषताएं क्या हैं। वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वह पूर्णतः राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, वह सार्वजनिक व निःशुल्क थी, और मुख्यतः व्यक्ति
था, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण दिया जाता था। शिक्षा पुस्तकीय न होकर के व्यवहारिक थी और शिक्षा सावासीय थी, यानी सावासीय गुरुकुल में ही निवास करना पड़ता था और गुरु के द्वारा ही, जो गुरु के वचन थे उसका ही श्रवण मनन निधिध्यासन करना पड़ता था, यानी कि पुस्तक नहीं होता था बल्कि गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता था वही शिक्षा का मुख्य आधार होता था। गुरुकुल प्रणाली के अंतर्गत पाठ्यक्रम मुख्यतः पाठ्यक्रम कौन कौन से थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख पाठ्यक्रम क्या थे। तो वैदिक शिक्षा का जो था वो पूर्णतः आध्यात्मिक व व्यवहारिक लक्ष्यों की प्रति समर्पित थी, इसलिए पाठ्यक्रम अत्यंत व्यापक था। बालकों को वेद, उपनिषद, पुराण, नीतिशास्त्र, इतिहास, गणित, भाषा, कला, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थव्यवस्था एवं सैन्य विज्ञान का अध्ययन कराया जाता था। शिक्षण का माध्यम, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या था, संस्कृत था। और चूंकि व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की जाती है तो इसके लिए पशुपालन, अर्थशास्त्र, कृषि, सैन्य विज्ञान, इस तरह से जो वर्ण के अनुसार भी शिक्षा का विभाजन किया गया था। वैदिक कालीन शिक्षा विधि के अनुसार शिक्षण विधि क्या थी। शिक्षण विधि जो देखा जाए तो मुख्यतः 3 विधियाँ थी। इसके पहले हम बता चुके हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में। श्रवण मनन निधिध्यासन, इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के वचनों को सुनना, जो गुरु उपदेश देते हैं, उपदेश विधि के द्वारा जो पढ़ाते हैं उसका श्रवण करना, उसे सुनना। मनन मतलब उस पर चिंतन करना और निधिध्यासन मतलब अपने जीवन में उसको उतारना। ठीक है, तो इस तरह से यह शिक्षण विधियाँ थी। इसके अलावा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें शिक्षण विधियों के बारे में बताया गया है। तो देखिए इसमें भी दिया हुआ, इसके अलावा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ प्रणाली भी अपनाया जाता था। आगमन निगमन उदाहरण विधि द्वारा भी विषय वस्तु को स्पष्ट करते थे। अब इन विधियों को किसने दिया है, इसका आपको उसमें विस्तृत वर्णन मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से हैं, तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र वह नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, काशी, मिथिला और जगदला। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक और व्यवहारिक था। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत बौद्ध साहित्य का अध्ययन और लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल विद्या और शिल्पकला आदि विषय पढ़ाए जाते थे। बौद्ध शिक्षा मूलतः धार्मिक थी, किंतु सामान्य व्यवसाय हेतु कताई, बुनाई, सिलाई, शिल्प निर्माण कला की भी शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि जीविकोपार्जन के योग्य भी जो व्यक्ति को बनाया जाता था। बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा की क्या स्थिति थी, तो स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। बौद्ध धर्म में संघ में प्रशिक्षु के रूप में प्रवेश लेने वाली महिला बुद्ध की विषमता प्रजापति गौतमी थी। मठ विहार में महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। उन्हें भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। अब हम आ जाते हैं बौद्ध और वैदिक कालीन शिक्षा में क्या समानता थी। अब इस तरह से जब आप अंतर करके पढ़ेंगे तो क्लियर होता जाएगा, आपका दोनों ही प्रश्न तैयार हो जाएगा। एक तरफ देखते हैं बौद्ध शिक्षा और एक तरफ वैदिक शिक्षा। तो बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत जो समानता के अंतर्गत हम देखेंगे, बौद्ध शिक्षा का लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति और वैदिक शिक्षा का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा प्रारंभ की आयु 8 वर्ष, वैदिक शिक्षा 8 वर्ष। शिक्षा का प्रारंभ संस्कार से, शिक्षा का प्रारंभ इसमें भी संस्कार से था। भिक्षाटन शिष्य की दिनचर्या और वैदिक काल में भी भिक्षाटन की व्यवस्था थी। अब आते हैं हम बौद्ध शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा में असमानताएं क्या क्या थी। तो बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत हम देखेंगे जो समानताएं थी। बौद्ध धर्म का प्रचार मकसद था, इसमें ब्राह्मण धर्म का प्रचार मकसद नहीं था। संघ का वर्चस्व था, गुरु का वर्चस्व था। शिक्षा समुदाय प्रधान थी, शिक्षा परिवार प्रधान थी। कालांतर में विलासिता की ओर अग्रसर, जीवन सादगीपूर्ण था। उपसंपदा के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य, समावर्तन के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश। और संघ में पुरुष स्त्री साथ रहते थे। गुरुकुल में साथ रहना अनुमान्य नहीं था। माध्यम पाली या जनभाषा, जबकि वैदिक काल संस्कृत भाषा। जाति धर्म से परे था बौद्ध धर्म, जबकि यह वैदिककालीन जाति पर आधारित। और बौद्ध काल में संघ का विद्यालय पर नियंत्रण था, जबकि
वैदिक में गुरुकुल नियंत्रण से मुक्त था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आधुनिक शिक्षा पर। आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं, इसके अलावा मुस्लिम कालीन शिक्षा भी आता है। आपका जो मध्यकालीन करके आ सकता है उसे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा भी कहते हैं, और मुस्लिम कालीन शिक्षा से भी प्रश्न आ सकते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा के जो केंद्र के अंतर्गत थे वह मुख्यतः आगरा, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा इत्यादि थे। इस शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वह इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार करना, भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति करना, और मुस्लिम या मध्यकालीन शिक्षा का एक अन्य जो उद्देश्य था वह इस्लाम के अनुयायियों के ज्ञान के प्रकाश में विस्तार करना था। ठीक है, तो इस तरह से इसे हम इसके पहले भी बताया जा चुका है, तो आप इसको कर सकते हैं। अब हम देखते हैं लॉर्ड मैकाले ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका कथन था, जन समूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर पहुँचे, यानी कि सब पहले जो उच्च वर्ग को शिक्षा दिया जाए, फिर उच्च वर्ग के द्वारा ही जन समूह में शिक्षा पहुँचे। बूंद बूंद करके लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में चौड़ी व विशाल धारा में बदल सके। ठीक है, तो आप निस्पंदन को देखेंगे तो इसे हम छनाई का भी सिद्धांत कहते हैं। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वह था, पहले उच्च वर्ग को शिक्षा दिया जाए, उच्च वर्ग के द्वारा ही जन समूह में यह शिक्षा पहुँचे, जिससे कि यह जो चौड़ी विशाल धारा के रूप में बदलकर सूखे क्षेत्रों का सिंचन कर सके। उद्घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थीं? अब आ जाइए आप उद्घोषणा पत्र। उद्घोषणा पत्र कब दिया गया था? 19 जुलाई 1854 को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान के रूप में चार्ल्स वुड ने भारतीयों की शिक्षा शैक्षिक आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा नीति बनाया। अपनी नवीन लक्ष्यों के कारण इसे शिक्षा का, ये भी ध्यान रखिए, शिक्षा का, आधुनिक शिक्षा का मैग्नार्टा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में, मैग्नार्टा कहा जाता है आधुनिक शिक्षा का। मुख्य बातें जो इसमें थी वह था, शिक्षा का मकसद संस्कृत, ध्यान रखिएगा, शिक्षा का मकसद अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना था। एक क्वेश्चन और इसमें आ सकता है, प्राच्य विवाद, यानी प्राचीन विवाद, यानी कि जो पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत का लेकर के भी विवाद हुआ था। अंग्रेज जो कहते थे कि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, और भारतीयों का था कि भारतीय भाषा संस्कृत और हिंदी में भी शिक्षा दी जानी चाहिए। उसी को हम कहते हैं प्राचीन विवाद। मुख्य बातें इसमें देख लीजिए, क्योंकि इसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि मैकाले उच्च शिक्षा या जो आधुनिक शिक्षा का मैग्नार्टा है या उच्च शिक्षा नीति जो है उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो पहला जो था वह क्या था, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी साहित्य एवं पाश्चात्य ज्ञान का प्रसार करना। दूसरा जो है, शिक्षा जो है अंग्रेजी एवं देसी भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति और संस्कृत को भी स्थान, भारतीय साहित्य तथा संस्कृत को भी स्थान दिया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग की बात की जा रही है, यानी कि उच्च घोषणा पत्र के बाद से ही शिक्षण प्रशिक्षण या ट्रेनिंग की बात आई, तो शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रेंड टीचर होने चाहिए, विद्यालयी प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए, और उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। व्यावसायिक स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और जन शिक्षा, इसमें आप याद रखिएगा, पहला क्या था, अंग्रेजी साहित्य का प्रचार प्रसार, अंग्रेजी व देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, पाठ्यक्रम में भारतीय शिक्षा और साहित्य को स्थान मिलना चाहिए, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, और विद्यालय प्रबंध के लिए सहायता अनुदान मिलना चाहिए, विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए, व्यावसायिक व स्त्री शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और जन शिक्षा की बात करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं गोखले विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो गोखले विधेयक की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बारे में अपना विचार दिया कि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की जाए, कम मासिक आय वाले माता पिता के बच्चों को निःशुल्क से शुल्क न लिया जाए, स्थानीय संस्थाएं ही प्राथमिक शिक्षा की कुशलतापूर्वक संचालन कर सकती हैं, स्थानीय संचालय प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए कर लगा सकती हैं। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था क्रमशः बालकों फिर बालिकाओं के लिए हो,
सरकार गोखले के इस विचार को समय से पहले मानती थी, इसलिए इस विधेयक को अस्वीकृत कर दिया। अब हम आते हैं हर्टांग समिति। हर्टांग समिति ने किन बातों की अनुशंसा की थी? हर्टांग समिति ने प्राथमिक शिक्षा पर कार्य तो हुआ परंतु प्रगति का संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। अपव्यय एवं अवरोधन प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्या है। अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ होता है कि बालक जो है वह पूरा नहीं पढ़ता है, बल्कि वह क्लास एडमिशन लेकर, कक्षा में एडमिशन लेकर के नामांकन करा के और फिर छोड़ देता है। तो वही अपव्यय एवं अवरोधन की एडमिशन लेना, नामांकन कराना और बीच में ही छोड़ देना। तो ये क्या है? ये अपव्यय एवं अवरोधन है। प्राथमिक शिक्षा कम से कम 4 वर्ष की हो। पाठ्यक्रम को जीवनोपयोगी बनाया जाए। विद्यालय सत्र व अवकाश स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो। शिक्षकों के वेतन तथा योग्यताओं में सुधार की जरूरत है। माध्यमिक व उच्च शिक्षा गुणात्मक हो। उच्च स्तर पर पुस्तकालय व व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था हो। अब हम आते हैं आदर्शवाद। आदर्शवाद को हम देखेंगे कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, ये तीनों जो हैं वह शिक्षा को एक दिशा और दशा देते हैं। इनके बिना शिक्षा की बात करना अधूरी एक तरह से रह जाती है। तो आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ हम देख लेते हैं, हम बता देते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स उसी के अनुसार आपको लिखना होगा। देखिए, आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों द्वारा प्रकृति का अर्थ प्रदान करता है और अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण रखता है। इस सब कार्यों को सही दिशा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है, किंतु जब वो शिक्षा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है तो सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं व मूल्यों की जानकारी प्राप्त करता है और वह समाज का एक सुशिक्षित नागरिक, उत्तम नागरिक बन सकता है। ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था वह था व्यक्तित्व का उत्कर्ष और आत्मानुभूति की प्राप्ति। ठीक है, व्यक्तित्व का उद्देश्य और आत्मानुभूति की प्राप्ति, यानी कि व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। आदर्शवाद में व्यक्ति के विचारों को अधिक महत्व दिया जाता है, आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दिया जाता है और व्यक्तित्व के पूर्ण विकास का करना ही आत्मानुभूति है। इसके अनुसार जो पाठ्यक्रम है, उन पाठ्यक्रमों के अंतर्गत हम देखेंगे सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञान प्राप्त करने वाले विषय की बात करता है। सत्यम के अंतर्गत भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान। शिवम के अंतर्गत अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा इत्यादि। और सुंदर के अंतर्गत कविता, संगीत, कला, कौशल निर्माण, रचना संबंधी विषयों की बात करता है। ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारी शिक्षण विधियां भी दी गई हैं। सुकरात प्रश्नोत्तर विधि, प्लेटो संवाद विधि, अरस्तु आगमन निगमन, पेस्टोलॉजी अभ्यास प्रशिक्षण व क्रिया विधि, हर्बार्ट निर्देशन विधि, फ्रोबेल खेल विधि और हीगल जो है वह तर्क विधि। ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि शिक्षक माली जैसे होता है और वह ही शिक्षार्थी को जो है एक उसके व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। यदि हम आदर्शवाद में अनुशासन की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रभावात्मक अनुशासन की बात की जाती है, यानी कि शिक्षक का वर्चस्व रहता है और शिक्षक के प्रभाव का अनुकरण करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदर्शवाद की प्रासंगिकता। वर्तमान समय में हम देखें तो आदर्शवाद की जो प्रासंगिकता है, मानव सभ्यता के प्रारंभ काल से ही आदर्शवाद शिक्षा को प्रभावित करता रहा है और आज भी आदर्शवाद की प्रासंगिकता निम्नलिखित दृष्टिकोण से बनी हुई है। आदर्शवादी शिक्षा में बालक के व्यक्तित्व का आदर करना, विद्यार्थी में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गुणों एवं आध्यात्मिक पहलू का विकास करना, शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक की देव सदृश भूमिका को स्वीकार करना, आत्मानुशासन एवं आत्मचरित्र का विकास करना, शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या, पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिकता, सच्चरित्रता, विनयशीलता एवं मानवीय मूल्यों का अवबोध कराना।
अब हम आ जाते हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद क्या है और इसकी परिभाषा बताइए। तो जेम्स वार्ड के अनुसार प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। ब्राइस ने भी प्रकृतिवाद को की विशेषता के अंतर्गत आध्यात्मिकता का विरोध एवं बहिष्कार करना बताया है। प्रकृतिवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत प्रकृति को सर्वोपर मानता है, ईश्वर की सत्ता का विरोध करता है, संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, इसलिए प्रकृति मनुष्य जो प्रकृति में विलीन हो जाता है, यह संसार भौतिक है, आध्यात्मिकता का विरोध करती है, आत्मा को पदार्थ के अधीन स्वीकार करता है, सत्य ज्ञान का अनुभव एवं बोध जो है वह व्यक्ति को इंद्रियों को महत्व देता है, तो इंद्रियों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय क्या है। प्रयोजनवाद हम आते हैं अब, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रकृतिवाद के अंतर्गत रूसो ने अपना विचार दिया। इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा की बात करती है। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब होता है कि बालक को जो है बालक को प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहिए, तभी वह सद्गुणी, शुभ और श्रेष्ठ हो सकता है। यदि हम उसे बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा पाठ्यक्रम उसके ऊपर कर देते हैं, तो वह जो है नहीं ठीक से पढ़ पाता है। तो इसीलिए उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा की बात की है। इनके अनुसार जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम बालक के रुचि, योग्यता, क्षमताओं, उसके मूल प्रवृत्तियों, स्वाभाविक क्रियाओं और व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रख करके तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण विधि की बात की जाए तो शिक्षण विधियों के अंतर्गत स्वाधिगम करके सीखना अथवा क्रिया विधि, खेल विधि, भ्रमण विधि जो है प्रमुख है। इसके अंतर्गत डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, ह्यूरिस्टिक प्रणाली, निरीक्षण प्रणाली, योजना प्रणाली और किंडरगार्टन जो विधि है वह भी प्रकृतिवादियों के अंतर्गत ही आता है। अनुशासन के अंतर्गत मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करते हैं, क्योंकि प्रकृति के अनुसार मुक्त्यात्मक जो है अनुशासन होना चाहिए। यदि विद्यालय की बात की जाए तो विद्यालय को प्रकृति के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रयोजनवाद या प्रैग्मेटिज्म। इसे प्रैग्मेटिज्म भी कहते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म के अनुसार विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं ये लोग, और विद्यालय समाज का सच्चा प्रतिनिधि है। विद्यालय समाज की प्रयोगशाला है। विद्यालय कार्यशील नागरिकों के जीवन का स्थल है। आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद की भूमिका स्पष्ट करिए। आधुनिक शिक्षा के स्वरूप के निर्धारण में प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। संक्षेप में इसके योगदान को हम देख सकते हैं। पहला है कक्षागत परिस्थितियों में छात्र की सक्रिय भागीदारी पर बल देना। क्रिया विधि करके सीखना को महत्वपूर्ण विधि के रूप में अपनाने पर बल देना। व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहन देना। योजना विधि का शिक्षा में प्रयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों को शिक्षा में स्थान देना और समाजोपयोगी शिक्षा की अवधारणा का विकास करना, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, अब विभिन्न जो शिक्षा शास्त्री उनके विचारों को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक लक्ष्य पर पहुंचने के 4 मार्ग कौन से हैं। तो ये भी शिक्षा की बात करते हैं, और इनका भी कहना है, स्वामी विवेकानंद का कहना है कि व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास शिक्षा के माध्यम से ही संभव है, और हम एक ही लक्ष्य पर विभिन्न रास्तों से पहुंचते हैं। 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: कर्म का मार्ग, प्रेम का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और धर्म का मार्ग। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। इनका डिफिनीशन है, आ सकता है। उसके मत से स्वामी विवेकानंद जी के मत से शिक्षा वह नहीं है जो दिमागों में ठूस कर भरना मात्र है। सच्ची शिक्षा तो मानव निर्माण की शिक्षा की बात करते हैं, जन शिक्षा की बात करते हैं, स्त्री शिक्षा की बात करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वह शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यावसायिक उद्देश्य, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास, जन शिक्षा का विकास और स्त्री शिक्षा की विकास की बात करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में।
इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह उत्सवर, दिन, पूर्व पश्चिम, गीतांजलि, शिक्षा हेरफेर, धर्म, शांति निकेतन, शिक्षा विधि और स्त्री शिक्षा और माई स्कूल। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ है सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें न केवल सूचना प्रदान करती है वरन हमारे जीवन का बाह्य परिस्थितियों से सामंजस्य बनाती है। टैगोर जी ने साविद्या या विमुक्ता का समर्थन किए। उनके अनुसार शिक्षा केवल जन्म मरण से मुक्ति नहीं देती वरन वह आर्थिक, मानसिक, सामाजिक दासता से भी व्यक्ति को मुक्ति देती है। उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य प्रमुख हैं व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, बौद्धिक शक्ति का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, सार्वभौमिक नागरिकता का विकास करना, नैतिक व आध्यात्मिकता का विकास करना, व्यक्ति तथा समाज का संबंध स्थापित करना। शांति निकेतन की स्थापना के पीछे टैगोर जी का जो प्रमुख उद्देश्य था वह विश्व कवि टैगोर जी की शिक्षा को अनोखी देन थी विश्व भारती की स्थापना। 6 मई 1922 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय में विश्व भारती की स्थापना की जिसका मकसद था प्राच्य व पाश्चात्य संस्कृति का समन्वय करके विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्री गीजू भाई, इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए? तो गीजू भाई शिक्षा को बाल केंद्रित के रूप में मानते थे। यह एक शैक्षिक उपागम है जिसमें बालक की स्वयं रुचियाँ बाह्य अधिकारी की अपेक्षा पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं को निर्धारित करने में एकमात्र सार्थक भूमिका निभाती हैं। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, बालक की रुचियों की बात करते हैं और बालक की रुचियाँ ही बालक के पाठ्यक्रम का निर्धारण करती हैं। बालक पुस्तकों एवं विषय क्षेत्रों से एकमात्र सीखने की अपेक्षा अपने स्वयं के यथार्थ व मूर्त अनुभवों की पुनर्रचना में संलग्न रहता है। यानी करके सीखना, देखकर सीखना, निरीक्षण के द्वारा सीखना ही प्रमुखता है। बालक इसे स्वयं सीखता है। गीजू भाई के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालक का समुचित विकास करना, बालक की मानसिक एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, बालक में नैतिक मूल्यों का विकास करके उसे कुशल नागरिक बनाना। गीजू भाई की रचनाओं के निम्नलिखित नाम हैं: दिवा स्वप्न, ऊँट के पैर, सड़े, काली गौरैया, तरतर तड़ाक, बिल्ली के गले में घंटियाँ, बुढ़िया के तेहस बच्चे, भूत का भाई, मूर्ख ब्राह्मण, मेढक की शादी, चलते फिरते शिक्षा गूंजे हैं। शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा। ठीक है, अब आते हैं हम गांधी जी। गांधी जी का भी शिक्षा दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। तो महात्मा गांधी जी के अनुसार बुनियादी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? महात्मा गांधी प्रयोगवादी थे। उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन का मूर्त रूप प्रदान करने के लिए 1937 में वर्धा शिक्षा सम्मेलन में बुनियादी नए तालीम शिक्षा की योजना प्रस्तावित की। इसके पीछे उनका तर्क था वर्तमान ब्रिटिश शिक्षा विदेशी संस्कृति पर आधारित है और भारतीय संस्कृति को पूर्ण रूप बहिष्कृत कर दिया है। इसका मन हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसमें हाथ के कार्य को कोई स्थान नहीं है। उन्होंने तालीम शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी बुनियादी शिक्षा पद्धति मस्तिष्क, यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्होंने बात किया है मस्तिष्क, शरीर, आत्मा तीनों का विकास करती है। ठीक है, क्वेश्चन इनके डिफिनीशन में भी है, मस्तिष्क, शरीर और आत्मा तीनों की बात करती है। जब तक शिक्षा इन तीन शक्तियों का सामंजस्य युक्त विकास नहीं होता तो इसका कोई मूल्य नहीं है। इसे हम 3H से भी डिफाइन करते हैं, हैंड, हेड, हार्ट। ठीक है, यानी कि हाथ से और फिर हेड मस्तिष्क से और हार्ट जो है हृदय से। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं बताइए। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बच्चों को शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप में दी जानी चाहिए। बच्चों
को ही शिक्षा प्रणाली का मूल केंद्र बिंदु समझा जाए। बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए। बच्चों की जो भी शिक्षा दी जाए वह हस्तशिल्प के माध्यम से दी जाए, क्योंकि उनका विचार था कि बालक को जीविकोपार्जन योग्य बनाया जाना चाहिए। पूरी शिक्षा स्वावलंबी हो, यानी कि ऐसी शिक्षा हो कि बालक के अंदर स्वाभिमान और स्वावलंबन की भावना का विकास करे और बच्चों को अपने कार्य की पूर्ण स्वतंत्रता हो, उनमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप न हो। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से हम काफ़ी कवर करने की कोशिश किए हैं, जिसके अंतर्गत हम शिक्षा क्या है, शिक्षा के प्रकार यानी औपचारिक, अनौपचारिक, दूरस्थ शिक्षा, समुचित शिक्षा, व्यापक शिक्षा के बारे में बात किए हैं। फिर वैदिक, बौद्ध, मुस्लिम कालीन शिक्षा, लॉर्ड मैकाले, गोखले, बिल, हर्टांग समिति के अलावा हम लोग आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और फिर स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर और गिजुभाई बधेका, महात्मा गांधी जी की, इन लोगों के दर्शन शिक्षा दर्शन के बारे में भी हमने अध्ययन किया है। तो उम्मीद है कि इसके माध्यम से आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा और आपके पेपर में भी काफ़ी सहयोग इससे होगा। तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर कोशिश रहेगी कि एक या दो वीडियो और भी इस पेपर में दे दिया जाए। इसके बाद फिर हम जो दूसरा पेपर है उस पर भी कुछ वीडियो बना देंगे, जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए और आपके पेपर अच्छे हों, आपको अच्छा नंबर मिले। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।